Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3, subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So dear learners, today we are going to discuss the next antibiotic which have a very good potential role in the protein synthesis, and the name of antibiotic is macrolide antibiotics. So let's start with the history of macrolides. The first macrolide, that is erythromycin, was discovered in 1952, and parallelly it also we got the acetylspiramycin and medicamycin. In 1970s we got the josamycin, calithromycin, whereas in 1980s we got the very good molecules, that is the roxithromycin and the azithromycin. So, this is the chronology of the macrolides. Now, as the name suggests, macro, okay. So, it means the structure of this compound was very large. Okay. Now, macrolides are the group of macrocyclic lactone rings, ठीक है. मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग्स से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 16 कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, एंड there is a deoxy sugars are attached with this lactone ring. So, you can say they are a complex structures. Now, macrolides की अगर हम classification की बात करें, so we got the macrolide in terms of two categories, one is ketolides and the one is macrolides. So, example of macrolides are erythromycin, calithromycin, azithromycin, roxithromycin and spiramycin, whereas कीटोलाइट्स का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो टेलिथ्रोमाइसिन इज द सिंगल एग्जांपल ऑफ कीटोलाइट्स. अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होता है लोगों को कि हमने वहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ा था, यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन पढ़ रहे हैं, सेम है, लेकिन उनका मैकेनिज्म अलग था, बहुत कुछ चीज़ें इनकी अलग हैं. हम चेक करते हैं, देखते हैं आगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें. ठीक है. नाउ जनरली द फर्स्ट एरिथ्रोमाइसिन विच इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग इन द क्लास वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस. ठीक है. तो अब वहां पर क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिस गार्सियस, और यहां पर याद रखने के लिए एरिथ्रोमाइसिन है, इसलिए एरिथ्रियस. ठीक है. ये प्रोटोटाइप ड्रग है. इसकी फार्माकोलॉजी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप लगभग सारे की सिमिलर है, लगभग. ठीक है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्रोलाइड. आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. ये पूरा पूरा लैक्टोन रिंग है और दो इसके साथ जो मैंने सुगर्स बताए थे, डीऑक्सी सुगर्स, वो लगे हुए हैं. ठीक है. नाउ द एरिथ्रोमाइसिन कंसिस्ट ऑफ 2 सुगर मायोटीज अटैच्ड विद द 14 कार्बन एटम लैक्टोन रिंग. ओके. नाउ कैलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, ये सिंथेटिक एनालॉग्स हैं. दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द दे आर प्रिपेयर्ड इन द लैब्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एरिथ्रोमाइसिन? तो जनरली compared to the aminoglycosides, they are not bactericidal, they are what? Bacteriostatic. लेकिन अगर हमने इसकी concentration बढ़ा दी, if we raise the dose or the amount of drug, then they will act as a what? Bactericidal also. Now they are used as a alternative to the penicillin. अगर किसी को penicillin से allergy है, so we can move to the macrolides. इनकी एक्टिविटी भी ठीक अमीनोग्लाइकोसाइड की तरह अल्कलाइन पीएच पे बहुत अच्छी है, यानी अगर आपने अल्कलाइन पीएच दे दिया तो दे कैन एक्ट एज अ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट. नाउ इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि थोड़े से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्पेशली एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एसिड लेबाइल है, तो इसलिए इसके ऊपर हमको कोटिंग करनी पड़ती है जिससे कि ये वो ना हो. नैरो स्पेक्ट्रम, यहाँ भी वही टॉक्सिसिटी वाला विंडो है. ठीक है. अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन डोज ऊपर नीचे हुआ आपका तो दे विल मूव टू द व्हाट? टॉक्सिक जोन. ठीक है ना. जीआई टॉलरेंस पुअर है, यानी कि इरिटेशन कॉज करते हैं थोड़ा सा, और हाफ लाइफ इज ऑल्सो शॉर्ट. ठीक है ना. तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज शॉर्ट इन द terms of erythromycin. Now what they can do, how they can act. तो जनरली aminoglycosides में हमने पढ़ा था कि क्या हो रहा था, वो 30s राइबोसोम पे बाइंड करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने दे रहे थे. ठीक है. यहाँ पर उल्टा हो जाएगा. यहाँ पर इनका जो बाइंडिंग साइट है दैट इज द 50s राइबोसोम. ठीक है. अब 50s राइबोसोम पे बाइंड करेंगे और ये जो बाइंडिंग होगी दैट इज रिवर्सिबल बाइंडिंग, यानी कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा किसका, आपके पर्टिकुलर ड्रग का, तो मतलब जो बैक्टीरिया है वो
रिप्लेस हो जाएगा, और अगर बैक्टीरिया ने अपनी मशीनरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो राइबो जो आपका मैक्रोलाइड है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट दे कैन डू, दे कैन सप्रेस द आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय हेल्पिंग, और यू कैन से बाय टारगेटिंग द ट्रांसलोकेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना, ये वर्ड आ गया यहाँ पर ट्रांसलोकेशन। सो अगर देखूँ, शायद मैंने इसमें एक डायग्राम दिया, ओके, सो वी हैव डायग्राम ऑल्सो। सो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने दो साइट्स की बात की थी जब हम टेट्रासाइक्लिन पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था कि एक साइट होता है पेप्टाइडल साइट एंड द सेकंड वन इज द एक्सेप्टर साइट। दो साइट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो टीआरएनए का काम क्या था, वो अमीनो एसिड को लाकर एक्सेप्टर साइट पे रखता था, फिर एक्सेप्टर साइट से वो मूव होते थे पेप्टाइडल साइट पे, और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता था, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ व्हाट मैक्रोलाइड्स, व्हाट हैपन, वहाँ ये 50S राइबोसोम के ऊपर बाइंड करने के बाद इस ट्रांसलोकेशन को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, यानी कि जो ट्रांसलोकेशन हो रहा था, जो मूवमेंट हो रहा था, दैट मूवमेंट विल बी डिसरप्टेड, ठीक है। तो आप ऐसे देख लो, दिस इज द पी साइट एंड दिस इज द ए साइट, यहाँ 50S राइबोसोम का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। द बॉटम वन इज द 30S यूनिट। नाउ मैक्रोलाइड आया, मैक्रोलाइड आकर उसने बाइंड किया कहाँ पर, आपके एक्सेप्टर साइट पे। एक्सेप्टर साइट पे बाइंड करने के बाद अब जो अमीनो एसिड आएगा, टीआरएनए जो अमीनो एसिड लेकर आएगा इस फेज में, ठीक है ना, उसको क्या होगा, जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सेप्टर साइट पे ऑलरेडी कोई आकर बाइंड कर चुका है, कौन, मैक्रोलाइड। और इसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है, जो यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन होना था, एक अमीनो एसिड आता था, दूसरा उठकर पी साइड पे चला जाता था, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, हैम्पर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम अगर बात कर लें कि इनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम कैसा है, तो जनरली दे आर इफेक्टिव एंड वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, ठीक है ना। जहाँ पर पेनिसिलिन काम नहीं कर रहा था वहाँ पर दे हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी। सो ग्राम नेगेटिव कोकाई के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस निमोनी, स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस, स्टेप्फिलोकोकस, एंड जनरली दे आर वेरी गुड इन टर्म्स टू पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, ठीक है ना। ग्राम अगर पॉजिटिव बैसिलस का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर बैसिलस एंथ्रेसिस है, लिस्टीरिया है, मोनोसाइटोसिस है एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। ग्राम नेगेटिव कोकाई का एग्जांपल अगर हम ले लें, सॉरी यहाँ पहले मैंने ग्राम नेगेटिव बोल दिया था, ये एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव के थे, ओके। सो स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेप्लोकोकस आर द एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव, प्लीज इसको रेक्टिफाई करिएगा। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई में निजेरिया गोनेरी, मोरक्सेला कैटेरालिस, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में लेजियोनेला निमोनोफिली, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच ड्यूकेरी, क्लोस्ट्रीडियम जुजैनी, एच पैलोरी एंड बैसिलस पर्ट्यूसिस, ठीक है ना। इनके अगेंस्ट में भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है एंड दे हैव अ वेरी गुड रोल इन टर्म्स ऑफ द इनहिबिशन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम बहुत इर्रेशनल प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं, बहुत इर्रेशनल यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, इसका ओटीसी बहुत होता है, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म्स, तो जनरली द फर्स्ट वन इज द प्लाज्मिड कोडेड रेजिस्टेंट, ठीक। वैसे ही एक प्लाज्मिड आएगा, आप उसको बैक्टीरिया अपने उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, जो सेंसिटिव साइट है उसको हटा देगा, और हटाने के बाद फिर वो की जो नई प्रोजेनीज बनेंगी वो सब की सब क्या होंगी, मैक्रोलाइड की वजह से रेजिस्टेंट डेवलप होगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि जो इनका एंट्रेंस है, जो ये अंदर परमिएबिलिटी जो थी, जो अंदर ही जा रहे थे, उस परमिएबिलिटी को हम क्या कर दें, कम कर दें। तो बैक्टीरिया क्या करता है, परमिएबिलिटी को कम कर देता है, कभी कभी इफ्लक्स सिस्टम के थ्रू भी काम करता है, यानी कि जो एक्सेसिव ड्रग होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन ड्रग होता है, ठीक है ना, उसको उठाकर कहाँ फेंकने लगता है, बाहर, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक्स्ट्रा ड्रग को बाहर फेंकने लगता है, तो इसके वजह से भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। एक तरीका और है, जनरली एक एंजाइम बना लेता है ये, जिसका नाम है एस्टेरेज, ठीक है। और एस्टेरेज जो है दैट इज वेरी हेल्पफुल
टू डिग्रेड द मैक्रोलाइट, ठीक है ना। ये क्या करता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है मैक्रोलाइट्स को, और मैक्रोलाइट के हाइड्रोलिसिस होने की वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी ये जो बाइंडिंग साइट है 50S राइबोसोम, उसके ऊपर भी कुछ चेंजेस कर देता है, उसके शेप में कुछ चेंजेस कर देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो उस पर बाइंड ना हो पाए। या फिर कभी कभी ये एक एंजाइम बना देता है, मिथाइलेज एंजाइम, ठीक है ना, विच इज़ अ वेरी यू कैन से गुड to develop the resistance against the macrolides. So you can say methylation and the hydrolysis is the major process by which they can develop the resistance. Now what are the kinetic parameters? तो जनरली मैंने पहले बता दिया था कि एरिथ्रोमाइसिन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो GI एब्जॉर्प्शन है थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमको उसको कोटिंग करनी पड़ती है। जनरली एरिथ्रोमाइसिन का वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, और खाने के साथ अगर आपने तुरंत खा लिया तो इट विल डिले द एब्जॉर्प्शन। अब ये एसिड की वजह से डैमेज ना हो, मैक्रोलाइड है, लैक्टोन रिंग है, तो वो एसिड उसको तोड़ देता है, ठीक है ना, तो ना डैमेज हो, फॉर दैट वी हैव अ सॉल्यूशन एंट्रिक कोटेड, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने उसके ऊपर एंट्रिक कोटिंग कर दी, ठीक है ना। तो एंट्रिक कोटिंग करने की वजह से वो वहाँ से स्टमक को बाईपास, मतलब स्टमक से निकलकर इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होकर अपने एक्टिविटी जो है वो एग्जिबिट करेगा। नाउ अगर उसके अंदर आपने ईस्टर सॉल्ट जोड़ दिया तो जो एक प्रॉब्लम था एसिड लेबाइल का, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर आपने एक ईस्टर सॉल्ट बना दिया किसी मैक्रोलाइड का, तो एसिड लेबाइलिटी जो थी दैट इज ऑल्सो गॉन। अब आपका जो ड्रग है दैट इज एसिड स्टेबल। कैलिथ्रोमाइसिन ये बहुत ही नया मॉलिक्यूल है और बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये एसिड स्टेबल है, वेल एब्जॉर्ब्ड है, और खाने के साथ इसका कहीं कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि खाने के तुरंत बाद आपने खा लिया तो आपका फूड जो ड्रग इंटरेक्शन है वो होने लगेगा और एब्जॉर्प्शन डिलेड हो जाएगा। ना ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन एसिड स्टेबल है, फूड इसका फिर से वही सेम प्रॉब्लम डिले कर देता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एजिथ्रोमाइसिन खाना के 2 घंटे बाद ही खानी है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लें तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सटेंसिव टिश्यू और सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये बॉडी में बहुत अच्छी जगह और अच्छी कंसंट्रेशन में पाया जाता है, ठीक है ना। कैलिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप की ड्रग्स हैं, आप कह सकते हो इनकी एक्टिविटी भी ब्रॉड है, प्लस ये बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है। दिस इज रीजन वाई दे आर अ चॉइस ऑफ ड्रग इन वेरियस इन्फेक्शंस, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। दे डू नॉट क्रॉस द BBB, आप BBB को क्रॉस नहीं करेंगे, CSF को नहीं क्रॉस करेंगे, इसकी वजह से ब्रेन में इनकी एक्टिविटी बहुत ना के बराबर होती है। जनरली एरिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में जाकर डिपॉजिट होता है, और वहाँ डिपॉजिट होने की वजह से कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शंस में ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। अगर आप कहें तो एजिथ्रोमाइसिन जो है दे कैन एक्युमुलेट इन द न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट, एंड दिस इज द रीजन वाई दे गॉट द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, दैट इज मोर देन 40 आवर्स, ठीक है ना, 40 घंटे से भी ज़्यादा। यानी 40 घंटे का मतलब हो गया कि लगभग 2 दिन, आप समझ लो 2 दिन के लगभग इनका जो हाफ लाइफ है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। और वो क्यों है, क्योंकि ये ब्लड सेल्स के अंदर जाकर अपने आप को, जो डिफेंसिव सेल्स है उसके अंदर जाकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। नाउ excretion is very important. Now कैलिथ्रोमाइसिन is the only macrolide which have a partial elimination by the kidney. Otherwise बाकी जितने भी हैं, ठीक है ना, उनका जो एलिमिनेशन है दैट इज नॉट बाय द किडनी, ठीक है ना। तो ओनली मैक्रोलाइड विच हैज अ पार्शियल एलिमिनेटेड बाय द किडनी, अराउंड 80% ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी। इनका हेपेटिक एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि लीवर में ही मेटाबोलाइज होते हैं और वहीं पर इनका सारी राम कहानी हो जाती है, ठीक है ना। एलिमिनेशन हाफ लाइफ अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो एरिथ्रोमाइसिन का जो है वो 1.4 आवर्स है, 7 आवर्स मैक्सिमम कैलिथ्रोमाइसिन का, और एजिथ्रोमाइसिन इस सब में टॉप पर है, अराउंड 68 आवर्स जो है इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो जनरली जो GI इरिटेशंस था, जो इंटॉलरेंस था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस, वो इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है, ठीक है। अगर आप मैक्रोलाइड के ट्रीटमेंट पे हो तो बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं दैट यू विल डेवलप द एनोरेक्सिया, आपको भूख लगना कम हो जाएगा, नोजिया और वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी होगी, और डायरिया ओकेजनल है लेकिन होता है,
ठीक है, आप कह सकते हो कि डायरिया जो है वो एक कॉमन फिनोमेना है, देखने को मिलता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस में अगर हम बात करें तो वो इसलिए हो रहा था बिकॉज इट कैन इंक्रीज द गट मोटिलिटी। ठीक है ना, तो जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई एरिथ्रोमाइसिन इज आउट ऑफ द मार्केट। इसको बहुत सिलेक्टेड कंडीशंस में ही यूज करते हैं। इट इज वेरी टॉक्सिक टू द लीवर, हेपेटोटॉक्सिटी कॉज करता है। और वो क्यों करता है? बिकॉज जो इसका एक सॉल्ट है एरिथ्रोमाइसिन का, एस्टोलेट सॉल्ट, ठीक है ना, वो जब मेटाबोलाइज होता है तो मेटाबोलाइट्स जो हैं दे कैन डिपॉजिट इन द लीवर एंड दे कैन प्रोड्यूस द कॉलेस्टेटिक हेपेटाइटिस, फीवर, जॉन्डिस, इम्पेयर्ड लिवर फंक्शंस। ठीक है ना, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो एग्जिबिट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है ना, जनरली इस प्रॉब्लम से लोग रिकवर हो जाते हैं अगर हमने डिसकंटिन्यू कर दिया तो ट्रीटमेंट को। ठीक है, बट अगर फिर से दोबारा आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम है कि आपका ये फिर से स्टार्ट हो जाए। नाउ ये ऑटोटॉक्सिक हैं, यानी ये भी आपके कान को डैमेज कर सकते हैं क्योंकि एंडोलिम्फ में डिपॉजिट हो रहे हैं, पेरिलिम्फ में डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड पैरेलली दे हैव सम एलर्जिक रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ फीवर, इस्नोफीलिया एंड रैसेस। ठीक है, क्यूटी इंटरवल को ये क्या करते हैं? प्रोलॉन्ग कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कार्डियक अरेथमिया जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि कार्डियक अरेथमिया अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कौन है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हैं। ड्रग इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना, ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब साइटोक्रोम P450 क्या है? तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, यानी जो ड्रग की मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म हो रही है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? साइटोक्रोम P450। बट अगर आप एरिथ्रोमाइसिन और कैल्सियोमाइसिन लेके चल रहे हो, यूज कर रहे हो, तो देयर विल बी अ चांस दैट दे कैन इनहिबिट द साइटोक्रोम P450। अब देखते हैं कि C450 साइटोक्रोम P450 के इनहिबिट होने से क्या क्या हो सकता है। तो यानी अगर आपने थियोफाइलिन खा रहे हो, ये कि आप कह सकते हो कि एक ये जेंथिन डेरिवेटिव है, ठीक है ना, ये ब्रोंकोडायलेटर्स की तरह काम करता है, उसको उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। डिजॉक्सिन अगर चला रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। डाइएसोपैरामाइड हो गया, कार्माजेपिन, वेल्प्रोइक एसिड, टरफेनाडिन, सीसाप्राइड, साइक्लोस्पोरिन, फेनेटोइन, बारफेरिन, अर्गेट अल्कोलाइड, इन सबके कंसंट्रेशन को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। अब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि टॉक्सिसिटी भी जो है वो बढ़ जाएगी इन ड्रग्स की। ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स अब क्या हैं? आपके सर्कुलेशन में ज़्यादा देर तक रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? उसको इनहिबिट कर दिया था किसने? एरिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन ने। ठीक है, तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो आप समझ सकते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस? अब कैसे ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? तो जनरली दे आर वेरी कॉमनली यूज इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। पैरेलली दे कैन यूज इन द सॉफ्ट टिश्यू ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस। यूरेथ्राइटिस में इसको यूज किया जाता है, स्पेशली किस तरह के यूरेथ्राइटिस? व्हाट इज यूरेथ्राइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है ना, जो यूरेथ्रा है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, बट इट इज वेरी गुड इन द ट्रीटमेंट ऑफ MRSA इंड्यूस्ड यूरेथ्राइटिस एंड यूरोप्लाज्मा इंड्यूस्ड यूरेथ्राइटिस। ठीक है, पैरेलली दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल अगेंस्ट द निमोनिया स्पेशली कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ठीक है, कैम्पलोबैक्टर जेनुमी जो कि क्या कॉज करता है? एंट्राइटिस कॉज करता है। नाउ क्लैमिडियल इन्फेक्शन में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली ट्रैकोमैटिस में। ठीक है, ट्रैकोमा जो हो जाता है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। एंड सी निमोनिया, मतलब निमोनिया जो हुआ है वो स्पेशली किसकी वजह से? सी निमोनिया, कैम्पलोबैक्टर निमोनिया की वजह से। तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। प्रोलॉन्ग्ड कफ, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जो है, उन सारे कंडीशंस को ये ट्रीट कर लेता है प्रॉपरली। गोनेरिया में भी इसको यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। Parallelly, it is used in the prophylaxis as well as the treatment of ophthalmic infection, especially in the neonatal कंजक्टिवाइटिस। अगर बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, छोटे बच्चे को जो पैदा हुआ है, तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्ने में एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ जो है देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो पिंपल्स हो जाते हैं वहाँ पर दे आर वेरी गुड चॉइस ऑफ ड्रग। Parallelly, they are also used in the pelvic inflammatory
डिजीजेस, ठीक है। तो पीआईडी में भी इसका जो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब जो आपका पेल्विस है वहाँ पर जनरली कुछ बैक्टीरियाज की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, पीआईडी, ठीक है। नाउ what are the clinical applications of the some newer macrolides like रोजिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं रोजिथ्रोमाइसिन की। ये थोड़ा लेटेस्ट ड्रग है। अब ये स्पेक्ट्रम तो सेम है इसका एरिथ्रोमाइसिन से, बट अगर हम बात करें तो कुछ के अगेंस्ट में ये बहुत इफेक्टिव है, जैसे मोरक्सेला कैटरेलिस और लेजियोनेला, इन दोनों के अगेंस्ट में ये बहुत पोटेंट है एरिथ्रोमाइसिन के कंपेरिजन में। बट अगर हम बात करें तो पर्ट्यूसिस, बॉटेला पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट में इसका जो पोटेंसी है थोड़ी सी वीक है। अगर हम बात करें थेरेपेटिक यूजेस ऑफ स्पायरामाइसिन, तो जनरली इट ऑल्सो रिजेंबल्स विद द एरिथ्रोमाइसिन स्पेक्ट्रम में, बट इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इन्फेक्शन में और क्रिप्टोस्पोरिडियम इन्फेक्शन में। और ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये क्या करते हैं, वाटरी डायरिया कॉज करते हैं एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करते हैं। तो वहाँ पर आप इसको चला सकते हो स्पायरामाइसिन को, दे आर द इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। कैलिथ्रोमाइसिन आप आरटीआई में चला सकते हैं, इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग इन फ्रेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। पैरेलली दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द स्किन इन्फेक्शंस लाइक you can say the soft tissue infections which are caused due to the staphylococcus और streptococcus, ठीक है। इसके अलावा मोरक्सेला कैटेरेलिस की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ था या इन्फ्लुएंजा की वजह से अगर आपको कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। दे कैन यूज टू ट्रीट द मैक इन्फेक्शन। अब व्हाट इज दिस मैक, ठीक है ना। तो दिस इज द माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। वहाँ ये बहुत अच्छे से काम करता है। इट इज़ जनरली सीन इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है। एंड कैलिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एच पायलोरी को एरिडिकेट करने को, उसको इनिबिट करने में, ठीक है ना। एजिथ्रोमाइसिन के एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जनरली दे हैव अ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कंपेयर टू द एरिथ्रोमाइसिन, एंड व्हाट इज द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, दे आर इफेक्टिव इन द क्लैमिडिया, दे आर इफेक्टिव इन द माइकोप्लाज्मा, निजेरी गोनेरी, टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। और पैरेलल में ये कैम्पेलोबैक्टम जेजुनी को और एच इन्फ्लुएंजा को भी इनहिबिट करता है। और यही रीज़न है कि बैक्टीरियमिया, मेनिंजाइटिस, एपोग्लटाइटिस, सेलुलाइटिस, आर्थराइटिस, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, ठीक है ना, और फूड बॉर्न इलनेस में ये चॉइस ऑफ ड्रग है, ठीक है। तो सिर्फ सोर थ्रॉट के अलावा हम अगर बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल है। दे आर ऑल्सो यूज इन द एसटीडी, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक कैंक्रॉइड्स, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, वहाँ पर काम करता है, ठीक है। एंड समटाइम्स दे आर यूज्ड यू कैन से इन प्रिवेंशन ऑफ मैक इन्फेक्शन इन द HIV पेशेंट्स, क्योंकि HIV में इम्यूनिटी जो होती है वो कंप्रोमाइज्ड होती है, और कंप्रोमाइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमको माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स हो जाए। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, आप कह सकते हो। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हुई तो जो छोटा मोटा बैक्टीरिया, माइक्रो, फंगस जो घूम रहा है ना हवा में, वो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, तो जनरली दे कैन कॉज द स्यूडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस, ठीक है, यानी कि कोलन में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ठीक है। और ये जो इन्फ्लामेशन है दैट में लीड टू द डायरिया ऑल्सो। एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग आर ऑल्सो द साइड इफेक्ट ऑफ द what these antibiotics. So I think this is all about the macrolide antibiotics, and in next lecture we can cover the cephalosporins. Thank you for your patience listening.